स्टिमुलस बेटा कोई भी एनवायरनमेंट में हो रहा ऐसा चेंज जिसको हमारी बॉडी क्या करती है, सेंस करती है। कोई भी इंफॉर्मेशन आई सबसे पहले वो किसके पास आती है, सबसे पहले वो आती है हमारे डेंड्राइट्स के पास। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ अगर इंफॉर्मेशन कोई नर्व लेके जा रही है तो वो सेंसरी नर्व है। नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। थायरॉक्सिन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि क्या करते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि तुम अब हार्मोन्स बनाओ। मान लीजिए मैंने आपको एक स्केटबोर्ड के ऊपर खड़ा कर दिया है, आपके एक हाथ में एज यूजुअल फोन है और आपके दूसरे हाथ में रख दी मैंने 10 बुक्स। क्या आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में बैलेंस कर पाओगे? क्या आप अपनी बॉडी को उस टाइम पे पोस्चर मेंटेन कर पाओगे? थिंक अबाउट इट। तब तक मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप गलती से किचन में चले गए, है ना, वैसे तो जाते नहीं है बट गलती से मान लीजिए किचन में चले गए एंड सामने एक फ्राइंग पैन रखा था, आपको नहीं पता था कि वो गर्म है। अब जैसे ही आपने उस हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, जैसे ही टच किया आपने एकदम से अपना हाथ विड्रॉ कर लिया, यानी कि आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। अब इन दोनों सिचुएशन में एक चीज कॉमन है। कॉमन ये है कि इन दोनों सिचुएशंस में डील करने के लिए आपकी बॉडी का एक सिस्टम काम कर रहा था जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। एंड इसी नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। चैप्टर हमने पढ़ लिया है। चैप्टर क्या पढ़ लेना काफी है? नहीं। जब हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जब भी हम किसी टॉपर से पूछते हैं ना कि आपने ऐसा क्या किया, तो वो एक ही जवाब देता है कि हमने चीजों को बार बार रिवाइज किया था। तो दिस गोज फॉर यू एज वेल। हम बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैप्टर पढ़ने के बाद टाइम टू टाइम उन टॉपिक्स को रिकॉल एंड रिविजिट करना भी क्या है, जरूरी है। इसीलिए मैं समृद्धि आपकी बायोलॉजी मेंटर, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर ले आई हूं हमारे माइंड मैप सीरीज का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिवीजन सेशन। ठीक है भाई, अब मुझे पता है काफी दिन हो गए हैं चैप्टर पढ़े हुए, टॉपिक्स थोड़े बहुत इधर उधर गोल हो गए होंगे, उड़ गए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। उड़े हुए पक्षियों को वापस ले आते हैं, उड़े हुए टॉपिक्स को वापस ले आते हैं। एंड आज के सेशन में फटाफट से उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, रिविजिट कर लेंगे। फटाफट से करना है तो टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बेसिकली क्या है, देखिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, कोई भी एनिमल है या प्लांट है, सब ऑर्गेनिजम्स के कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, सेंस करते हैं। और जब हमारी बॉडी उन चीजों को सेंस करती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वेरियस ऑर्गन्स को यूटिलाइज करती है, यूज करती है। इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमने देखा कि जब हम किचन में जाके किसी गर्म चीज को हाथ लगा देते हैं, तो जब किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो गरम क्या था भाई, फ्राइंग पैन गरम था, हीट थी। हमारी स्किन ने जब उसको टच किया तो वो हीट हमारी बॉडी ने सेंस करी एंड जब हमने उसको सेंस किया तो हमने एक रिस्पॉन्स दिया। तो बेटा स्टिमुलस मिलने पे, अब स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस बेटा कोई भी एनवायरनमेंट में हो रहा ऐसा चेंज जिसको हमारी बॉडी क्या करती है, सेंस करती है। जिसको हमारी बॉडी सेंस करती है वही क्या हो जाता है, स्टिमुलस होता है। मैं क्या बोल रही हूं बेटा, मैं बोल रही हूं जिस चीज को हमारी बॉडी सेंस कर सकती है वो है स्टिमुलस। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाइट को सेंस कर सकते हैं, हम साउंड को सेंस कर सकते हैं, हम स्मेल को सेंस कर सकते हैं, हम हीट को सेंस कर सकते हैं एंड ऐसी बहुत चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। तो वो चीज जिसको हमारी बॉडी क्या कर रही है, सेंस कर रही है, उसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। अब सेंस करके क्या आराम से बैठ जाते हैं? नहीं। जैसे ही किसी गर्म चीज को हाथ लगाया तो हाथ पीछे किया। हाथ पीछे करना मतलब रिएक्शन दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो अब ये रिस्पॉन्स देना क्या है बेटा, स्टिमुलस मिलने पे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ने काम किया ना, हमारे बॉडी के कुछ ना कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व हुए होंगे एंड उन्होंने आपस में मिलजुल के क्या किया, काम किया। एंड जब हम मिलजुल के काम करते हैं तो क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कर लेना। हम बोलते हैं ना यार ये काम उसको बता दिया है, आपस में मिलजुल के कोऑर्डिनेट कर लेना, बोलते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई स्टिमुलस जाता है, हमारी बॉडी को कोई स्टिमुलस मिलता है, यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन की मदद से हम लाइट को, साउंड को, स्मेल को या किसी भी स्टिमुलाई को जब हम सेंस करते हैं तो हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है।
कोऑर्डिनेशन में होता क्या है बेटा, हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं एक साथ एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमने कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की, तो मोर ऑफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस, राइट। एनिमल्स में वी विल बी मोर फोकस्ड ऑन ह्यूमंस। तो एनिमल बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन हो पाता है वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली रिलेटेड टू न्यूरॉन्स, एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू हार्मोन्स, राइट। तो सबसे पहले भाई नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। अब क्या है नर्वस सिस्टम? आपने कभी ब्रेन के बारे में सुना है? सुना होगा। स्पाइनल कॉर्ड है बेटा, हमारा ब्रेन है, हमारी बॉडी के अंदर पूरा नेटवर्क है नर्व्स का। ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम क्या करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। यानी कि जब हमारी बॉडी को कोई स्टिमुलस मिलता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो पाता है वो पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व से बना है। बट अगर कोई ये पूछ ले कि भाई ये किस चीज से बने होते हैं, तो ये बने होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू से। हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है किससे? नर्वस टिश्यू से। और ये नर्वस टिश्यू, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, राइट। टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। और इस नर्वस टिश्यू के अंदर कौन से सेल्स हैं? इस नर्वस टिश्यू के प्रेजेंट है, इस नर्वस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है हमारे न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम अदर टॉपिक्स जिनको हम फटाफट से यहाँ कर लेंगे रिवाइज। एंडोक्राइन सिस्टम में बेटा हम हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर प्लांट मूवमेंट्स एंड प्लांट हार्मोन्स, बहुत ही छोटे छोटे तो टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन सबसे पहले जान लेते हैं, कोई बहुत बड़ी कोई ऑर्गन नहीं होता, ये एक सिंगल सेल है। यस, ये एक सिंगल सेल है एंड ये हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है। आई वांट टू एम्फसाइज ऑन दिस। डिफरेंस होता है बेटा लार्जेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल होने में। जब मैं बोलती हूं न्यूरॉन हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, दैट मीन्स ये सबसे लंबा सेल है। लार्जेस्ट सेल मतलब भाई सबसे बड़ा डायमीटर होना, वो ओवम होता है, वो एग सेल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है बेटा, इन छोटे छोटे टर्म्स के ऊपर हमें फोकस रहना है। ठीक है, कंफ्यूज है तो मत लिख कर आओ, कंफ्यूजन है तो लिखो ही मत, है ना। ऐसे काम ही क्यों करने के मार्क्स कटे, कंफ्यूजन है तो लिखो ही मत। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया बेटा न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, दे कैन बी अप टू 1 मीटर लॉन्ग एंड इनको हम नर्व सेल भी बोलते हैं। न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहा जाता है बिकॉज इनसे ही क्या बनती है, हमारी नर्व्स बनती हैं। नर्व्स क्या होता है अभी बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन या नर्व सेल एंड इसको हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब कि जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है वो इसी से बना है, क्योंकि न्यूरॉन से ही नर्वस टिश्यू बना और नर्वस टिश्यू से ही हमारी नर्व्स बनी और हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन, सब कुछ इसी न्यूरॉन से बना हुआ है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जब मैं बोलती हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं बोलती हूं कि हमारी बॉडी ने किसी चीज को सेंस किया, जैसे फॉर एग्जांपल वही ले लेते हैं बेटा, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, तो बेटा हाथ आपने लगाया, अपनी स्किन से आपने हाथ लगाया, यानी कि हीट आपको यहां पे सेंस हुई थी, हीट आपको यहां पे सेंस हुई थी। बट यहां पे जो हीट सेंस हुई बेटा, यहां से यहां तक इंफॉर्मेशन कौन लेके गया होगा? आपकी बॉडी के अंदर जो नर्व्स है वो लेके गई होंगी। कहां पे बेटा? यहां पे स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास, राइट। बहुत सारे स्टिमुलाई ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए भाई मैं चल रही हूं, मेरे पैर में कांटा चुभ गया, तो बेटा कांटा पैर में चुभा, पेन पैर में हुआ, तो पैर की जो नर्व्स होंगी वो इंफॉर्मेशन लेकर आएंगी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगी ब्रेन तक। तो बेटा ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क है हमारी बॉडी में किसका? नर्व्स का, स्पाइनल कॉर्ड का एंड ब्रेन का, ये हमारा क्या है? हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में भर भर के न्यूरॉन्स है, दैट इज व्हाई न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये बात समझ आ रही है कि इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लेके जाने का काम किसका है? नर्व्स का। ठीक है, नर्व्स के अंदर क्या है? न्यूरॉन्स। इधर उधर इंफॉर्मेशन जा रही है किसकी मदद से? न्यूरॉन्स की मदद से। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर सबसे पहले समझना है। तो अगर हम न्यूरॉन को देखें तो न्यूरॉन कोई टिपिकल इस तरीके से गोल सेल नहीं है, नो, इसका स्ट्रक्चर काफी यूनिक होता है। तो सबसे पहले बेटा यहां पे ध्यान देंगे,
देखिए बेटा, ये जो आपको बीच वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारे इस न्यूरॉन का मेन पार्ट होता है, मेन बॉडी होती है ये, क्योंकि यहीं पे देखो इसका क्या है, न्यूक्लियस है, एंड ये जो इसके अराउंड साइटोप्लाज्म है, यहीं पे क्या होती है, इसके सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो ऑन, सारे ऑर्गेनेलीज यहीं भरे हुए हैं। इसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं, इसके साइटोप्लाज्म को हम न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म न्यूरोप्लाज्म। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, कहता है नहीं मुझे तो थोड़ा इधर उधर जाने दो, मुझे बाहर घूमना है, तो वो थोड़ा बहुत क्या होता है, बाहर की तरफ निकल जाता है एंड ब्रांच्ड हो जाता है। तो आपको दिख रही है बेटा, साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ एक्सटेंड होकर ब्रांचिंग दिखा रहा है। इन्हें ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। These branches of cytoplasm is known as dendrites. एंड ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये हो गई इसकी सेल बॉडी। अब सेल बॉडी में से एक लंबी सी टेल, एक लंबी सी पूंछ, एक लंबा सा फाइबर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। अगर आप देखोगे बेटा, बहुत सारे न्यूरॉन्स में एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग चढ़ी रहती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं भाई, इस कवरिंग को हम बोलते हैं, दिस कवरिंग इज नोन एज माइलिन शीथ। ये बेसिकली फैट लाइक सब्सटेंस की, लिपिड जैसे सब्सटेंस की क्या होती है, कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। एंड ये जो लंबा सा एक्सॉन है, अपने आखिरी टर्मिनल पोर्शन पे आके क्या होता है, ब्रांच्ड हो जाता है। नाउ दीज ब्रांचेस जो आखिरी में हमको दिख रही हैं एक्सॉन की, इनको हम बोलते हैं नर्व एंडिंग्स या फिर एक्सोनल एंडिंग्स। ठीक है, साइनैप्स क्या होता है अभी सबसे आखिरी में बात करेंगे इसके बारे में, मतलब ऊपर से नीचे आते हैं तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है, डेंड्राइट हमारे न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म की ब्रांचेस है, जिसका काम क्या है, जिसका काम है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। यानी कि कोई भी जब सिग्नल आया, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, सबसे पहले वो किसके पास आती है, सबसे पहले वो आती है हमारे डेंड्राइट्स के पास। तो डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन कहां जाती है भाई, डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जाती है हमारे सेल बॉडी में, डेंड्राइट से जाती है सेल बॉडी में। सेल बॉडी क्या है, अभी हमने देखा, सेल बॉडी राउंडेड, थोड़ा राउंडेड पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। सेल बॉडी इस इंफॉर्मेशन को, इस सिग्नल को कहां भेज देते हैं, वो भेज देते हैं एक्सॉन के पास। तो एक्सॉन के पास सिग्नल आ गया, एक्सॉन के पास क्या आ गई बेटा, सारी की सारी नर्व इंपल्स आ गई। नर्व इंपल्स क्या होता है भाई, जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो भी सिग्नल्स हमारी इंफॉर्मेशन आ रही है, वो सिग्नल्स की फॉर्म में आ रही है, एंड जब वो हमारे न्यूरॉन के थ्रू पास ऑन होती है, उसी को हम नर्व इंपल्स बोलते हैं, राइट। तो एक्सॉन के पास आ गई। एक्सॉन एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका काम है इंफॉर्मेशन को कैरी करना, कहां से कहां, हमारे सेल बॉडी से लेके नर्व एंडिंग की तरफ। नर्व एंडिंग क्या है, ब्रांच्ड पोर्शन है एक्सॉन का, जो कि टर्मिनल पोर्शन यानी कि आखिरी के पोर्शन पे आके ब्रांच हो गया है। नाउ व्हाट इज दिस साइनैप्स, जब हम किसी भी दो न्यूरॉन्स की बात करते हैं, है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, एंड जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये न्यूरॉन्स कभी भी एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते। These neurons are never attached to each other. इनके बाहर क्या है, हाँ, इनके आसपास क्या है भाई, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा साइटोप्लाज्मिक गैप होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनैप्स। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। तो ये जो मैंने गैप बनाया यहां पे बेटा, देखो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो मैंने गैप बनाया, दिस गैप इज एक्चुअली नोन एज साइनैप्स। इसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज साइनैप्स, साइटोप्लाज्मिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। तो होता क्या है बेटा, दोबारा से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो सिग्नल आता है, वो हमारे डेंड्राइट्स के पास आता है। डेंड्राइट्स सेल बॉडी को दे देते हैं, सेल बॉडी एक्सॉन को दे देता है, एंड एक्सॉन नर्व एंडिंग या एक्सॉन एंड पे दे देते हैं। अब यहाँ पे क्या आके क्या होगा बेटा, बीच में तो गैप है, बीच में तो गैप है ना, तो अब क्योंकि गैप आ गया है, तो क्या होगा बेटा, एक्सॉन एंड पे आके कुछ केमिकल्स निकलेंगे, जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। एंड फर्दर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन लेकर जाएंगे। दोबारा से डेंड्राइट्स के पास सिग्नल और इंफॉर्मेशन आएगी, तो वो सेल बॉडी को देंगे, सेल बॉडी एक्सॉन को देंगे, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी जब तक इंफॉर्मेशन वहां ना पहुंच जाए जहां पे उनको पहुंचाना है।
ठीक है, समझ आ गई ये बात? आई होप दिस इज क्लियर। पेपर में पूछा जाता है कि भाई हमारे न्यूरॉन का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है? डेंड्राइट। डेंड्राइट किसको देता है? सेल बॉडी को। सेल बॉडी किसको देती है? एक्सॉन को। एक्सॉन किसको देती है? नर्व एंडिंग को, जिसको एक्सोनल एंड भी बोलते हैं। अब इसके बाद तो गैप है, उस गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। साइनैप्स पे कुछ छोटे छोटे केमिकल्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उस सिग्नल को, इस इंफॉर्मेशन को लेके भाग जाते हैं कहां पे? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के पास। तो ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। वापस आ जाते हैं बेटा, तो हमने न्यूरॉन के बारे में बात कर ली, हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। तो जब हम बात करते हैं बेटा नर्वस सिस्टम के, हमारे नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाता है हमारा ब्रेन एंड हमारा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाता है हमारा क्या? हमारी नर्व्स। हमारी नर्व्स आ जाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नर्व्स भी क्या होती है? हमारी बॉडी में दो तरीके की नर्व्स होती हैं, एक होती है क्रेनियल नर्व्स और एक होती है स्पाइनल नर्व्स। ऐसी नर्व्स जो क्या है? डायरेक्टली हमारे ब्रेन से अटैच्ड है। वो कहां से अटैच्ड है? डायरेक्टली हमारे ब्रेन से अटैच्ड है। ऐसी नर्व्स को हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन आवर बॉडी। उसके अलावा स्पाइनल नर्व्स होती हैं, यानी कि वो नर्व्स जो डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच्ड होती हैं, उन नर्व्स को हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन आवर बॉडी। सारी नर्व्स क्या कर रही हैं बेटा? सारी की सारी नर्व्स, चाहे वो क्रेनियल नर्व्स हो चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो, कोई भी नर्व अगर हमारी बॉडी में है तो वो सारी की सारी नर्व्स क्या कर रही हैं बेटा? या तो वो इंफॉर्मेशन लेके जा रही है स्पाइनल कॉर्ड तक, एंड स्पाइनल कॉर्ड फिर उस इंफॉर्मेशन को ले जाती है ब्रेन तक, ठीक है, या फिर वो इंफॉर्मेशन लेके जा रही है हमारे ब्रेन तक। यानी कि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचाया जा रहा है? अल्टीमेटली सारे के सारे इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा रहा है कहां पे? हमारे ब्रेन तक। एंड ये सारा का सारा काम कौन कर रहा है बेटा? सारा का सारा काम कर रही है हमारी नर्व्स, ठीक है। एंड ये नर्व्स किससे बनी है? न्यूरॉन से। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, मैम इंफॉर्मेशन 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 क्या? इंफॉर्मेशन स्टिमुलस। कोई भी चीज जब आप सेंस करते हो तो आपकी बॉडी के लिए वो इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है ब्रेन तक नर्व्स की मदद से। पहुंचा देंगी नर्व्स, बट उनको सेंस कौन कर रहा है? उनको सेंस कर रहे हैं हमारे रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स जो हमारे सेंस ऑर्गन्स में है। मैं इस टाइम बोल रही हूं बेटा, आप मेरे को सुन पा रहे हो, क्योंकि आपके जो ईयर्स हैं उनके अंदर जो फोनो रिसेप्टर्स हैं वो साउंड को सेंस कर रहे हैं। मैं कुछ खा रही हूं तो मेरी टंग के ऊपर क्या है? गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स हैं, वो उस टेस्ट को सेंस कर पा रहे हैं, राइट। तो वैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रिसेप्टर्स हैं जो अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई को सेंस करते हैं। सो सबसे पहला है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो से हमेशा याद आता है लाइट, एंड लाइट को हम किससे सेंस करते हैं बेटा? हमारी आइस की मदद से। तो ये फोटो रिसेप्टर्स हमारी आइस के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड ये लाइट को सेंस करते हैं। फिर हमारे पास है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारी नोज के अंदर होते हैं। नोज से हम क्या सेंस करते हैं भाई? स्मेल को। फिर हमारे पास है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारी टंग पे होते हैं, टंग से हम सेंस करते हैं टेस्ट को। देन वी हैव फोनो रिसेप्टर्स। फोन आता है तो कैसे सुनते हो? कान से सुनते हो ना, यहां से सुनते हो, राइट। तो जो फोनो रिसेप्टर्स हैं हमारे ईयर में होते हैं एंड ये हमको साउंड को सेंस करने में मदद करते हैं। देन वी हैव थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो से हमेशा याद आता है थर्मल, है ना, गर्मी, हीट, कोल्ड, ऐसे। तो थर्मो रिसेप्टर्स हमारी स्किन में होते हैं और ये हमें हीट और कोल्ड को सेंस करने में मदद करते हैं। फिर नोसिसेप्टर्स होते हैं। नोसिसेप्टर्स हमारी स्किन में होते हैं एंड पेन को सेंस करना मदद करते हैं। कभी कभी हमारे दोस्त से लड़ाई हो जाती है एंड हमें वो मारता है तो हम बोलते हैं अरे लगी भी नहीं, है ना, और फिर जब जोर से लगती है तो बड़ा फील हुआ, फिर उसको मारने के लिए भागते हो। तो ये जो इंटेंसिटी आपको फील हो रही है ना पेन की, वो भी उसमें कौन मदद कर रहा है बेटा? नोसिसेप्टर्स उसको सेंस करने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है बेटा? सबसे पहले हमारे रिसेप्टर्स स्टिमुलाई को सेंस करते हैं। देखो यहाँ पे स्टिमुलस आया, कोई भी स्टिमुलस हो, चाहे कोई भी स्टिमुलस हो, लाइट हो, स्मेल हो, टेस्ट हो, साउंड हो, कोई भी चीज हो बेटा, उस स्टिमुलस को हमारी बॉडी क्या करती है? रिसेप्टर्स की मदद से सेंस करती है। तो स्टिमुलस आया, किसने सेंस किया? रिसेप्टर ऑर्गन ने। रिसेप्टर ऑर्गन ये है, इनके अंदर रिसेप्टर्स है, ये इसको सेंस करते हैं। फिर क्या होता है बेटा? हमारी सेंसरी नर्व, नर्व मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है? इधर से उधर लेके जाती है। एंड नर्व बेटा ऐसा नहीं है बस यहीं से इन्फॉर्मेशन यहाँ लेके जा रही है बेटा, यहां से भी तो इन्फॉर्मेशन इधर उधर जाएगी, क्योंकि ब्रेन भी तो कितनी चीजों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो सारी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है बेटा? कैसे सिग्नल वो ट्रैवल करते हैं? बिकॉज ऑफ द नर्व्स। अब यहाँ पे एक नर्व का नाम दिख रहा है सेंसरी नर्व, यहाँ पे एक नाम दिख रहा है मोटर नर्व। ये क्या है बेटा?
हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके की नर्व्स होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सेंसरी नर्व की। तो बेटा जब हमारी बॉडी को स्टिमुलस मिला है ना, कोई चीज गरम फील हुई, ठंडी फील हुई, अब यहां से यहां कहां बेटा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ब्रेन की तरफ जो नर्व्स इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी उनको हमने बोल दिया सेंसरी नर्व, है ना। पैर में कांटा चुभा, दर्द हुआ तो पैर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो इंफॉर्मेशन लाएगी सेंसरी नर्व, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की तरफ अगर इंफॉर्मेशन कोई नर्व लेके जा रही है तो वो सेंसरी नर्व है। अब वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंच गई है, ब्रेन क्या करेगा, हमको उस सिचुएशन में उस स्टिमुलस, वो स्टिमुलस जो हमको मिला है उसमें कैसे डील करना है, उसके इंस्ट्रक्शंस और उसके सिग्नल्स भेजेगा, ठीक है। वो सिग्नल्स, वो इंस्ट्रक्शंस हमारा ब्रेन भेजेगा, तो ब्रेन वो भेजेगा, कहेगा यार रिस्पॉन्स करो, ठीक है। वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि रिस्पॉन्स करो। तो बेटा वो किसको देगा इंफॉर्मेशन, वो देगा दूसरी नर्व को, वो इंफॉर्मेशन देगा किसको, वो इंफॉर्मेशन देगा मोटर नर्व को। मोटर नर्व क्या करेगी, मोटर नर्व इंफॉर्मेशन लेकर आएगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, है ना। ब्रेन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड को दे और स्पाइनल कॉर्ड नर्व मोटर नर्व को इंफॉर्मेशन दे। तो मोटर नर्व वो नर्व है जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व ले गई। अब ब्रेन ने जो इंस्ट्रक्शंस या सिग्नल्स दिए उनको भी तो लेकर जाना है ना उधर की तरफ, बाकी उस पोर्शन की तरफ। तो वो काम कौन करता है, वो काम करती है हमारी मोटर नर्व। मोटर नर्व फटाफट से जहां पे भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है वहां पे पहुंचाती है। जहां पे वो पहुंचाती है बेटा वो इफेक्टर ऑर्गन होता है। इफेक्टर मतलब जो इफेक्ट क्रिएट करेगा, है ना, जिसकी वजह से वो इफेक्ट, वो रिस्पॉन्स आएगा, तो उसको इफेक्टर ऑर्गन बोल दिया। एंड इफेक्टर ऑर्गन जब काम करेगा तो वो क्या करेगा भाई, वो जब वो काम करेगा तो आखिरी में एक रिस्पॉन्स जनरेट होगा, रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ नर्व के टॉपिक को देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारी जो हमारी सेंसरी नर्व क्या करती है, इंफॉर्मेशन को लेके हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। मोटर नर्व क्या करती है बेटा, हमारी इंफॉर्मेशन को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाती है। अब इंटरन्यूरॉन या रिले न्यूरॉन ये क्या है, देखो बेटा हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स बैठे हैं जिनका काम क्या है, जिनका काम है सेंसरी न्यूरॉन जो भी इंफॉर्मेशन लेकर आई उसको लेके मोटर न्यूरॉन को देना। तो इंटरन्यूरॉन और रिले न्यूरॉन हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। ये क्या करते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जो सेंसरी न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लाया है उसको लेके हमारे मोटर न्यूरॉन को दे देते हैं। सिंपल, ये काम है किसका, इंटरन्यूरॉन का। इंटरन्यूरॉन मतलब बीच में बैठा है ना, सेंसरी से इंफॉर्मेशन ली और मोटर न्यूरॉन को दे दी। तो ये है हमारा इंटरन्यूरॉन या रिले न्यूरॉन का फंक्शन। एंड इस तरीके से इंफॉर्मेशन क्या करती है, फ्लो करती है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर। स्टिमुलस से रिसेप्टर, स्टिमुलस मिला रिसेप्टर को, रिसेप्टर हमारे ऑर्गन्स के अंदर हो सकते हैं, सेंस ऑर्गन के अंदर, फिर सेंसरी नर्व लेके भागती है इंफॉर्मेशन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरन्यूरॉन होता है, उसको जैसे इंफॉर्मेशन मिलती है वो मोटर न्यूरॉन को दे देता है। मोटर न्यूरॉन ऑब्वियस सी बात है हमारे मोटर नर्व्स के अंदर होंगे एंड मोटर नर्व्स इफेक्टर को दे देती हैं, इफेक्टर अपना काम करता है और हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, राइट। चलिए अब ये सब किसकी वजह से हो पा रहा है, नर्वस सिस्टम की वजह से। एंड नर्वस सिस्टम की वजह से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज अगर हम देखें बेटा, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एक्शंस हो रहे हैं, है ना। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मूवमेंट एंड एक्शंस हो रहे हैं। एंड ये सब पॉसिबल हो पाता है किसकी मदद से, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम की, या तो नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो तो रहा ही है। ये सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज, मूवमेंट, एक्शंस तीन तरीके के हो सकते हैं, वॉलेंट्री एक्शंस या मूवमेंट्स, इनवॉलेंट्री एक्शंस या मूवमेंट्स, या फिर रिफ्लेक्स एक्शन या मूवमेंट्स। तो भाई देखो, ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे मूवमेंट्स जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से, है ना। मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूं, अब मैं चुप हो गई भाई, मेरे को नहीं बोलना। मैं अपनी मर्जी से डांस करना शुरू कर दूं, अब नहीं कर रहा, रुक गई। अपनी मर्जी से गाना गाना शुरू कर दूं, अब मन नहीं कर रहा, रुक गई। तो भाई ऐसे एक्शंस, ऐसे मूवमेंट जिनको मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ वो होते हैं वॉलेंट्री एक्शन या मूवमेंट्स। दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय, है ना, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। एंड बेटा मैं ऐसा कर रही हूं तो ऑब्वियस सी बात है सोच समझ के कर रही हूं, तो इन एक्शंस को करने के लिए हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। एंड हम सोचते समझते कहां से हैं, जल्दी बताओ, ऑब्वियसली ब्रेन से। तो वॉलेंट्री एक्शंस करने के लिए हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है।
ठीक है, तो वॉक कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तो बेटा वो सब के सब क्या है बेटा, वॉलंटरी एक्शन है। बच्चे कहेंगे मैम हमारे लिए वॉलंटरी एक्शन नहीं है, मैम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ते, मैम हम तो डर से पढ़ते हैं, हमें तो मम्मी पापा की पिटाई से डर लगता है, हम अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहे मैम, हम तो उनके फियर से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा स्टडिंग हो गया, वॉकिंग, राइटिंग, डांसिंग, जंपिंग, ये सब के सब वॉलंटरी एक्शन या मूवमेंट्स है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन या मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखो बेटा ये एक्शंस और ये मूवमेंट्स हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, बट हम इनको कंट्रोल नहीं कर रहे बेटा, हम कंट्रोल नहीं कर रहे इनको अपनी मर्जी से। कॉन्स्टेंटली हमारा हार्ट क्या कर रहा है बेटा, बीट कर रहा है ना, हमारा हार्ट कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। हमारे यहाँ पे बेटा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही है, हमारा ईसोफेगस क्या कर रहा है बेटा, उसकी वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रही है। ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। तो बेटा ये सब चीजें क्या मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ? मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, तो बेटा ये सब क्या मैं अपनी मर्जी से बढ़ा सकती हूँ, कम कर सकती हूँ? नहीं। तो ये एक्शंस जो मेरी बॉडी में हो रहे हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस में आ जाते हैं। मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मैं कितना ही सोच लूं मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकती। तो यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, and they cannot be controlled by your own will, but just because यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। ब्रेन क्या है, मास्टरमाइंड है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, हमको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, नींद आ जाती है, हमारा हार्ट बीट जल्दी जल्दी पकड़ने लगता है, हमारा बीपी लो हो जाता है, ये सब की सब एक्टिविटीज हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ये सब की सब एक्टिविटीज हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। और ऐसी एक्टिविटीज जिनको मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकती, वहां पे भी ब्रेन अपना काम कर रहा है, बट हमको पता नहीं चल रहा क्योंकि ब्रेन कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, बट यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं, और इनको अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। जैसे कि बेटा पंपिंग ऑफ ब्लड हो गया हमारे हार्ट से, है ना, पंपिंग ऑफ ब्लड कौन करता है बेटा, पंपिंग ऑफ ब्लड करता है हमारा हार्ट। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गई, रिलैक्सेशन हो गई ब्लड वेसल्स की। फिर आ जाती है आखिरी में हमारे रिफ्लेक्स एक्शन या मूवमेंट्स। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हमारे सीबीएसई वालों का फेवरेट टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है, फ्लो चार्ट बना के दिखाओ, तो बना के दिखाना पड़ेगा भाई, है ना। एक मीम आता है ना, भाई ने बोला तो करने का, तो भाई सीबीएसई ने बोला तो करने का, मैम ने बोला तो करने का, तो करने का, तो भाई करने का। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन या मूवमेंट्स क्या है, ऐसे एक्शन या मूवमेंट जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती और ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता। ये मैम क्या बोल रही हैं? देखो भाई, सबसे पहला एग्जांपल दिया था तुमको, सबसे पहले क्लास शुरू होते ही एक एग्जांपल दिया कि भाई जैसे ही तुम किचन में गए, तुमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया और तुम्हें नहीं पता था कि वो गर्म था, तो एकदम से तुम अपना हाथ पीछे कर लोगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी बॉडी को लगा कि आप किसी डेंजर में हो। ठीक है, जैसे एकदम से हीट मिली तो बॉडी ने क्या किया, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बिना बताए, है ना, आपसे बिना पूछे खुद ब खुद एक ऑटोमेटिक क्विक रिस्पॉन्स दिया। वो रिस्पॉन्स, वो एक्शन, वो मूवमेंट क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी कि ऐसे एक्शन या मूवमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर सडनली होते हैं, एंड आपकी बॉडी उसको सोच समझ के नहीं करती बेटा, क्योंकि वो बहुत ही क्विक होते हैं। तो ऐसे क्विक सडन एक्शन या मूवमेंट्स जो आपकी बॉडी करती है आपको बचाने के लिए, कब, हार्मफुल सिचुएशन से, हार्मफुल स्टिमुलस से बचाने के लिए जो आपकी बॉडी करती है, उन एक्शंस को, उन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एंड हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते बेटा, हम अपनी मर्जी से नहीं करते, हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पे सोचने समझने का टाइम नहीं होता, ये थोड़ी सोचते हो अच्छा गर्म लग रहा है हाथ हटा लूं क्या, नो, एकदम से हट जाता है भाई, तुम सोचते नहीं, उससे पहले तो तुम्हारा हाथ हट जाता है। तो यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। एंड द कूल पार्ट इज कि यहाँ पे ब्रेन भी इन्वॉल्व नहीं होता। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर बेटा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो सोचने वाली बात है कि भाई फिर ये सब होता कैसे है? ये सब होता है स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। आपको मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों के अंदर इंटरन्यूरॉन्स है। तो जैसे ही हम किसी गरम चीज को हाथ लगा रहे हैं तो फटाफट से
हमारे सेंसरी नर्व्स, यानी कि सेंसरी नर्व्स के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड कहती है छोड़ो भाई, ब्रेन के पास क्या जाना, फिर ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, मेरे अंदर जो इंटर न्यूरॉन्स है उनकी मदद से फटाफट मोटर न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ जैसे ही आपकी बॉडी को हीट वाला स्टिमुलस मिला, तो वो हीट वाला स्टिमुलस कहाँ जाता है भाई? वो हीट वाला स्टिमुलस जाता है आपके रिसेप्टर ऑर्गन के अंदर, यानी कि आपके स्किन के अंदर प्रेजेंट हमारे थर्मोरिसेप्टर्स के पास। थर्मोरिसेप्टर्स वो इंफॉर्मेशन किसको दे देते हैं बेटा? सेंसरी नर्व को। सेंसरी नर्व भाग के इंफॉर्मेशन लेके जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इंटरन्यूरॉन होते हैं वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं किसको? वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंफॉर्मेशन दे देते हैं हमारे मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स देती हैं इंफॉर्मेशन इफेक्टर को, ठीक है। इफेक्टर कौन है बेटा? हाथ की मसल्स। तो हाथ की मसल्स के पास जैसे इंफॉर्मेशन पहुंचती है, हमारे हाथ की मसल्स अपना हाथ हटा लेती हैं और रिस्पॉन्स होता है, हम बच जाते हैं। तो जैसे हम किसी गर्म चीज का हाथ लगा रहे हैं, हमने अपना हाथ पीछे हटा लिया, एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। जैसे आपकी आंखों के अंदर कोई पार्टिकल जाता है, एकदम से आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आप अपनी मर्जी से नहीं करते, खुद ब खुद होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन है। एकदम से बहुत जोर से आंखों में लाइट पड़ती है, एकदम से आंखें बंद हो जाती हैं, खुद ब खुद रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। बहुत ठंड लग रही है, एकदम से आपकी बॉडी शिवर करने लग गई, खुद ब खुद, आप नहीं कर रहे, खुद ही हो रही है, रिफ्लेक्स एक्शन है। स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शंस है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक टॉपिक और मैंने नाम लिया था यहाँ पे, रिफ्लेक्स आर्क। देखो बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन कराने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से कहां गई? रिफ्लेक्स एक्शन कराने के लिए इंफॉर्मेशन कहां से कहां गई, वही होता है रिफ्लेक्स आर्क। तो ये आपको इस तरीके से पेपर में बनाकर आना होगा कि स्टिमुलस, रिसेप्टर ऑर्गन, फिर हमारा सेंसरी नर्व से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन गई मोटर नर्व से इफेक्टर ऑर्गन, एंड फाइनली रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, राइट। चलिए, अब ये सब कराने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। नर्वस सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। सबसे पहले एक बार ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रेन जो है हमारी बॉडी का मेन पार्ट है भाई, मेन कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेंटर है, सब कुछ ये कंट्रोल कर रहा है। एंड यही से हम क्या करते हैं भाई, सोचते समझते हैं। हम बोलते हैं यार मैं सोच के बताऊंगा, सोचने दे, याद करने दे, याद नहीं आ रहा, मेमोराइज नहीं हो रहा। तो ये सब बेटा कौन करता है? ब्रेन करता है। ब्रेन हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। हो सकता है ये डायग्राम आपको अभी यहाँ पे क्लियरली ना दिख रहा हो, बट ये डायग्राम बनाने का पर्पस यहाँ पे ये है कि एनसीईआरटी के अंदर बेटा ये हमारा ये ब्रेन का डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं होते, बट ब्रेन का डायग्राम क्या है, वो एक डायग्राम है जो एनसीईआरटी को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मतलब सीबीएसई वालों को। तो बेटा ब्रेन का डायग्राम पूछना जा सकता है, हो सकता है डायग्राम ऑलरेडी बना है, आपको किसी ना किसी पार्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ जाए, है ना। हो सकता है किसी पार्ट को लेबल करके पूछ ले कि भाई इसका फंक्शन बताओ क्या है। तो भाई हम ऑलरेडी इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हमारा जो फोर ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इसके मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस हमारा जो सेरिब्रम है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, एंड ये वही पार्ट है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं बेटा, जिसकी मदद से हम सोचते समझते हैं। तो आप कोई भी चीज जब सोच पा रहे हो, किसी चीज को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, है ना, आप अपना थोड़ा दिमाग चला रहे हो, कंसेप्ट लगा रहे हो, कुछ रीजनिंग लगा रहे हो, तो वहां पे कौन काम कर रहा है? वहां पे काम कर रहा है हमारा सेरिब्रम। इट हैज अ सीड ऑफ मेंटल एबिलिटीज, है ना। आप मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी चीज को मेमोराइज कर रहे हो, रीजनिंग के कुछ कर रहे हो बेटा, परसेप्शन हो गया, इमोशंस हो गए, आप कुछ बोल रहे हो बेटा सोच समझ के, सब कुछ सेरिब्रम की मदद से होता है। फिर हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में थैलेमस होता है, दिस इज द थैलेमस, ये बीच वाला पार्ट। थैलेमस बेसिकली क्या करता है बेटा, इंफॉर्मेशन को मतलब नीचे वाले पार्ट से जहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है ब्रेन तक, तो पहले उस थैलेमस के पास पहुंचती है, फिर सेरिब्रम के पास पहुंचती है। तो रिले सेंटर है, रिले सेंटर समझते हो, हमारे हाइंड ब्रेन से इंफॉर्मेशन पहले थैलेमस के पास आएगी, थैलेमस फिर उसको सेरिब्रम को देगा। सेरिब्रम को कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो वो पहले हमारे थैलेमस को देगा और फिर थैलेमस हमारे हाइंड ब्रेन को देगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से काम होता है।
फिर हाइपोथैलेमस है, थैलेमस के नीचे होता है, देखो हाइपोथैलेमस, हाइपो का मतलब ही है बिलो, क्योंकि थैलेमस के नीचे वाले पार्ट को हम हाइपोथैलेमस बोल देते हैं। हमारी बॉडी में स्लीप को, है ना, नींद को, भूख को, प्यास को, ठीक है, इन सब को कंट्रोल करने का काम, ठीक है, इनको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। उसके अलावा ये एक लिंक है हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में, ठीक है, क्योंकि यहां से कुछ हार्मोन्स निकल के हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड है, उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन दोनों हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करने का काम करता है। देन वी हैव मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारे ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है एंड ये बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है, हमारे फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। उसके अलावा कुछ फंक्शंस हो गए हमारे, हम किसी चीज को देख रहे हैं, किसी चीज को सुन रहे हैं, तो उन चीजों को थोड़ा प्रोसेस करने में भी क्या करता है, ये मिड ब्रेन मदद करता है। देन वी हैव हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन क्या है भाई, हमारा जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन में तीन चीजें होती हैं, हमारे हाइंड ब्रेन में तीन चीजें होती हैं, पॉन्स, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला। सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं सेरिब्रम और सेरिबेलम से। तो सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम सोचने समझने का काम है, ठीक है। सेरिबेलम, बेलम से याद रखेंगे बैलेंस, बेलम बैलेंस, बेलम बैलेंस, ठीक है। तो सेरिबेलम क्या है बेटा, हमारी बॉडी को बैलेंस करने में मदद करता है। मतलब अगर मैं चल पा रही हूँ प्रॉपर्ली, मैं गिर नहीं रही हूँ, देखो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था ना स्केटबोर्ड के ऊपर खड़े हो एंड बैलेंसिंग करनी है, तो वो बैलेंसिंग बेटा तुम किस वजह से कर पाओगे, तुम्हारे ब्रेन के सेरिबेलम की वजह से। आप पोस्चर किस वजह से मेंटेन कर पाते हो, अपना सेरिबेलम की मदद से, ठीक है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब लोग ड्रिंक कर लेते हैं तो वो इधर उधर गिर जाते हैं अल्कोहल कंजम्पशन के बाद। क्यों बेटा, क्योंकि वो अल्कोहल जाके उनके ब्रेन के सेरिबेलम के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है उनको, एंड सेरिबेलम ढंग से काम नहीं कर पाता। अब सेरिबेलम ढंग से काम नहीं करेगा तो बॉडी पोस्चर कैसे मेंटेन होगा, बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, इसलिए वो गिर जाते हैं। देन वी हैव पॉन्स। पॉन्स जो है बेटा हमारी बॉडी का ब्रीदिंग रेट हो गया, हमारी जो स्लीप साइकिल है उसको मेंटेन करता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर हो गया, बढ़ना कम होना तुम नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, इनवॉलेंटरी एक्शन है। कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का मेडुला। सलाइवेशन, टेस्टी खाना देख के मुंह में से पानी आ गया, सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकल रहा है, तो किसकी वजह से आया भाई, मेडुला की वजह से। वॉमिटिंग आ गई, मेडुला की वजह से। ये सब इनवॉलेंटरी एक्शंस मेडुला कंट्रोल करता है। ये थी ब्रेन की बात। फिर बात है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की। तो भाई हमारे ब्रेन से ही, है ना, इस तरीके से ब्रेन से यहां से एक रॉड शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर निकलता है बिल्कुल यहां तक, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, एंड ये प्रोटेक्टेड होता है हमारे बैकबोन से। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन सेम चीज है। नो, सेम चीज नहीं है बेटा। हमारे ब्रेन से ही क्या निकल रही है, ब्रेन से ही बिल्कुल ब्रेन के जैसी एक पार्ट निकल रहा है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होती है बैकबोन, यानी कि हमारी बैकबोन के अंदर बीचों बीच स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से अटैच्ड होती है। बैकबोन हड्डियों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, जो छोटी छोटी 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन तो बैकबोन करती है। इसके अलावा हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं जो कि उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, जिनका नाम मेनिंजेस होता है, और इन मेनिंजेस के बीच में फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझ आया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कुछ लेयर्स है प्रोटेक्शन के लिए जिनको मेनिंजेस बोलते हैं, एंड इन तीन लेयर्स होती हैं। इन तीन लेयर्स के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरी होती है जो कि हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। कोई इंजरी हो अगर तो उस टाइम पे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के इन मेनिंजेस के बाहर और बाहर यहाँ पे क्या है, हमारा क्रेनियम है। क्रेनियम को हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। हड्डी का एक बड़ा ही मजबूत हड्डी है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है हमारी बैकबोन। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए बेटा अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि एंडोक्राइन सिस्टम में काम करते हैं हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स की जब हम बात करें तो हार्मोन्स क्या है, हार्मोन छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि निकलते हैं किससे, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो ग्लैंड क्या होता है भाई, ऐसी कोई भी चीज जो कुछ सिक्रीट कर रही है, बना के कुछ भी सिक्रीट कर रही है। सलाइवरी ग्लैंड में से सलाइवा निकलता है, तो वो क्या हो गया बेटा,
ग्लैंड हो गया, ठीक है। पेनक्रियाज में से क्या होता है, पेनक्रियाज में से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, तो वो एक ग्लैंड है। लिवर में से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है, वो एक ग्लैंड है। स्टमक में याद करो क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, जाके गैस्ट्रिक जूस निकलता है। आंखों में टीयर ग्लैंड्स हैं, टीयर निकलते हैं, वो एक ग्लैंड है। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट निकलता है, वहां पे बनता है और वहां से निकलता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो कुछ सिक्रीट कर रही है उसको हम ग्लैंड बोल देते हैं। तो वो कोई सेल हो सकता है, कोई टिश्यू हो सकता है, कोई ऑर्गन हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करें बेटा हार्मोन्स की। हार्मोन छोटे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बनाने का काम हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं और इनको सिक्रीट भी वही करते हैं। तो ऐसे ग्लैंड्स जो हार्मोन बना के उनको सिक्रीट करने का काम करते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एक और तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। यहाँ पे ये कंपैरिजन आपसे नहीं पूछा जाएगा, दिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, बट फटाफट से एक बार इसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा जब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में फर्क क्या है। देखो बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाते हैं, बट उसके अलावा जो भी बन रहा है जैसे कि एंजाइम्स है, सलाइवा है, टीयर है, स्वेट है, ऑयल है, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स की मदद से ये सब चीजें बाहर निकल के आती है। इनके अंदर ट्यूब्स होती है, डक्ट्स होते हैं। तो जिनके पास डक्ट्स होते हैं उनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोल देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई भी डक्ट्स नहीं होती, इनमें डक्ट्स एब्सेंट होते हैं। अब जो भी इनके हार्मोन्स बनते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर, वो बाहर निकल जाते हैं और डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाते, निकलते हैं, फिर ट्यूब में जाते हैं, फिर ट्यूब इनको जहां लेके जाना होता है वहां ले जाती है। ये क्या है बेटा, जहां पे भी इनका काम होगा, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बना देंगे हार्मोन और हार्मोन अपना ब्लड की मदद से उधर उधर चला जाएगा। बट जनरली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो भी हार्मोन इनसे निकल रहा, जो भी सब्सटेंस इनसे निकल रहा है, वो आसपास ही होता है जहां पे उसका काम है। जैसे फॉर एग्जांपल आंसू कहां से निकलते हैं, आंखों से। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, टीयर ग्लैंड, वो हमारी आंखों के पास ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पे बना हुआ है टीयर ग्लैंड और यहाँ से टीयर बन के फिर यहाँ आ रहा है और फिर यहाँ निकल रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो सिचुएटेड नियर द साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहां पे भी उनको अपना एक्शन दिखाना है उसके आसपास ही होते हैं ये वाले एक्सोक्राइन ग्लैंड। बट इनके साथ ऐसा नहीं है, ये दूर दूर भी प्रेजेंट हो सकते हैं क्योंकि हार्मोन डायरेक्टली ब्लड में जाएगा और ब्लड की मदद से जहां भी जाना है वहां चला जाएगा। एग्जाम्पल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब क्या है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स हैं। जिस भी ग्लैंड में से हार्मोन निकल रहा है वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, ठीक है, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये सब हो गए हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले बेटा देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके हार्मोन्स, उनके फंक्शंस देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन बनाता है, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसमें मदद करता है। अगर बहुत ज्यादा बन जाए तो बेटा जियांटिज्म हो जाता है, एकदम लंबे से हो जाएंगे जियांट की तरह, ठीक है। और अगर कम रह जाए तो छोटे रह जाएंगे, डवार्फिज्म होगा। थायराइड ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा हमारे यहाँ ब्रेन के अंदर यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या है बेटा, यहाँ गले में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप का है, हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका काम है हार्मोन बनाना जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं। थायरॉक्सिन बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। तो जो भी चीज हम खा रहे हैं वो कैसे डाइजेस्ट होके, कितनी एब्जॉर्ब होके, कितनी स्टोर होके, कैसे यूटिलाइज होगी, ये सारा का सारा काम कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन। और अगर ये गड़बड़ हो तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा किसी का थायराइड ज्यादा, हम बोलते हैं तुम्हारा थायराइड बढ़ा हुआ है, थायराइड बढ़ा हुआ है बोलते हैं ना, तो आप देखते हो मोटापा हो जाता है किसी को, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन अगर ढंग से काम ना करें, ठीक है। और अगर ये बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा कोई बहुत ज्यादा एकदम से पतला हो जाता है, तो वो भी बेटा थायराइड ग्लैंड की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन ढंग से नहीं रिलीज हो रहा है या ज्यादा रिलीज हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारी बॉडी को आयोडीन ढंग से नहीं मिलता, आयोडीन इंटेक अगर हमारा कम है, तो उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं गोइटर, तो बेटा ये जो छोटे छोटे डिसऑर्डर्स यहाँ पे लिखे हैं इन पे भी फोकस रखेंगे। तो आयोडीन की कमी क्यों गोइटर करती है, बिकॉज हमारे थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शन के लिए आयोडीन जरूरी है। तो अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो एक थायराइड ग्लैंड इस तरीके से फूल जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा और गोइटर नाम की बीमारी होगी। पेनक्रिया क्या करते हैं, पेनक्रिया इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन, ये दो अलग अलग हार्मोन रिलीज करती है। अगर बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो उसको कम कर देता है इंसुलिन, और अगर बहुत कम हो गया तो उसको बढ़ा देता है हमारा ग्लूकागॉन। अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इंसुलिन बहुत कम हो गया है तो एक बीमारी हो जाएगी जिसका नाम है डायबिटीज, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनी के बिल्कुल ऊपर, दोनों किडनी के ऊपर ये ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। इनका काम है एड्रेनलिन नाम का ये हार्मोन रिलीज करना।
ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करना है। तो अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ गए हो, एकदम से किसी से लड़ाई होगी है, तो एकदम से क्या होगा, आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप जोर जोर से सांस लेने लगोगे, हो सकता है आप उसको पीटने भी लगो। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें कौन करवा रहा है बेटा, एड्रेनलिन। ठीक है, क्या करवा रहा है, किसी की पिटाई करवा रहा है, नो। उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हुए, यानी कि आपका हार्ट रेट बढ़ना, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ना, ठीक है, आपको फॉर एग्जांपल आपके चेहरा एकदम लाल हो गया, तो ये सब कौन करा रहा है, एड्रेनलिन करा रहा है। मेल्स के अंदर बेटा टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, दाढ़ी मूंछ आना, अंडर आर्म्स में हेयर आना, ठीक है, उसके अलावा बेटा स्पर्म का प्रोडक्शन होना, आवाज भारी हो जाना, जेनाइटल्स का साइज इंक्रीज हो जाना, वो सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। देन वी हैव ओवरीज इन द फीमेल के अंदर भी बेटा ये ओवरीज क्या होती हैं, हार्मोन बनाती हैं जिनको हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं। एस्ट्रोजन अगेन प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी चेंजेस आए गर्ल्स के अंदर, जैसे कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, प्यूबिक एरिया में हेयर आना, अंडर आर्म्स में हेयर आना, ये सारे के सारे चेंजेस कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है। अगर मैं प्रोजेस्टेरोन की बात करूं, प्रोजेस्टेरोन मेनली प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या करता है, उसके ज्यादा रोल्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रोजेस्टेरोन थोड़ा बहुत प्लेसेंटा से भी सिक्रीट होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। हाइपोथैलेमस याद करो हमारे फोर ब्रेन में था। ये क्या करता है बेटा, ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि हार्मोन्स जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और बोलते हैं चलो 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 अब तुम्हारा काम का टाइम हो गया, अब तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करो। तो बेसिकली हाइपोथैलेमस ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि क्या करते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि तुम अब हार्मोन्स बनाओ, ठीक है। तो इसको इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज फंक्शंस एंड एटलीस्ट इन सब ग्लैंड्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें तो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, बिल्कुल थायराइड हार्मोन के बिल्कुल पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है जो कि क्या करता है, उससे पैराथायरॉयड हार्मोन निकलता है। उससे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के अलावा एक और ग्लैंड है जिसको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं, उससे हार्मोन निकलता है पैराथायरॉयड हार्मोन, उसको पीटीएच भी बोलते हैं। उसका काम है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस के लेवल्स को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। हमारे बिल्कुल यहाँ पे जहां पे क्या है, हमारा ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया है यहाँ पे हमारा, तो वहां पे एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। एंड थाइमस ग्लैंड से निकलता है थाइमोसिन नाम का हार्मोन एंड ये हार्मोन हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स की मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। चलिए भाई अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको प्लांट्स की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमको पढ़ने हैं दो टॉपिक्स जो कि है प्लांट मूवमेंट्स एंड हमारा प्लांट के हार्मोन्स। प्लांट के अंदर भाई दो तरीके की मूवमेंट्स होती है, एक होती है ट्रॉपिक मूवमेंट्स और एक होती है नास्टिक मूवमेंट्स। अब जैसे हम किसी स्टिमुलस को सेंस करते हैं वैसे प्लांट्स भी क्या करते हैं भाई, स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रही, सच बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दोस्त ने तुमको जोर से मारा तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुमने स्टिमुलस यानी कि पेन को सेंस किया एंड तुमने रिएक्शन दिया। हो सकता है तुमने उसको धक्का दे दिया, उसको भी मार दिया, तुमने सेंस किया। आपको पता है अगर मैं एक प्लांट होता है, अगर मैं उसको टच करूंगी तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, उसको सेंस कर लेगा वो और अपनी लिप्स को क्लोज कर लेगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई प्लांट्स भी क्या कर सकते हैं, स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं। एंड जब वो स्टिमुलस को सेंस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो देखने को मिलेगा ही। तो प्लांट के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो हमको मूवमेंट्स की मदद से देखने को मिल जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे टच मी नॉट प्लांट के बारे में, जैसे उसको टच किया उसने अपनी लीव्स को क्लोज किया। अब जब ये मूवमेंट हुई तो इस मूवमेंट में कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं थी, कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं थी, ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट थी। तो ऐसी मूवमेंट्स ध्यान से सुनेंगे बेटा, ऐसी मूवमेंट्स जिनको कराने के लिए क्या होता है, जैसे ही प्लांट को कोई स्टिमुलस मिलता है और स्टिमुलस मिलने पर जब कोई प्लांट मूवमेंट करे और उस मूवमेंट में अगर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही तो ऐसी मूवमेंट्स को हम नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स प्लांट्स की, जो कि कब होती हैं, जब प्लांट को कोई ना कोई स्टिमुलाई मिलता है, स्टिमुलाई मिलने पर वो रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि आप टच मी नॉट प्लांट जिसको हम मिमोसा
प्यूडिका बोलते हैं इस प्लांट का, साइंटिफिक नेम है, टच मी नॉट, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में छुई मुई बोलते हैं। तो जैसे ही इसकी लीव्स को आप टच करते हो तो इसकी लीव्स क्लोज हो जाती हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ भी देखने को मिलती है जब उनको स्टिमुलस मिलता है। यस, ऐसी मूवमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स हैं कि प्लांट मूवमेंट दिखा रहा है, बट उस मूवमेंट को कराने के लिए प्लांट के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। प्लांट क्या कर रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। तो ऐसी मूवमेंट, जिन मूवमेंट को कराने के लिए प्लांट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है, उनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोलते हैं। अब ये ग्रोथ हो सकता है स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो, मान लो स्टिमुलस यहां से आ रहा है एंड प्लांट भी उसी तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो मैं इसको बोलूंगी पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। स्टिमुलस यहाँ पे, प्लांट की ग्रोथ अलग डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो हम बोलेंगे नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। स्टिमुलस की तरफ तो जल्दी बताओ, स्टिमुलस की तरफ तो पॉजिटिव, स्टिमुलस से दूर तो नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके के ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि डिपेंड ये करता है कि हमारा स्टिमुलस क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। देखो यहाँ पे हमारे पास एक प्लांट है, यहाँ से लाइट आ रही है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एक तरफ से मैंने बोर्ड रख दिया, उसको कवर कर दिया, यानी कि यहाँ से उसको कोई लाइट नहीं मिल रही, प्लांट को यहीं से लाइट मिल रही है। तो हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो धीरे धीरे प्लांट क्या होगा, उसी तरफ ग्रोथ करने लगेगा जिस तरफ से उसको लाइट मिल रही है। लाइट क्या है बेटा, लाइट स्टिमुलस है। प्लांट ने इस लाइट को सेंस कर लिया और लाइट की तरफ ही ग्रोथ करता जा रहा है। ऐसे ट्रॉपिक मूवमेंट को हम बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म। हमारे जो प्लांट के रूट्स होते हैं, हमने देखा होगा हमेशा नीचे जाते हैं, भाई ऊपर क्यों नहीं आते हो, उनको ग्रेविटी बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, ग्रेविटी की तरफ ग्रो करते हैं। तो रूट्स क्या है बेटा, रूट्स ग्रेविटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं, यानी कि वो जियोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। जियो मतलब ग्रेविटी, वो ग्रेविटोट्रॉपिज्म दिखाते हैं। ठीक है, एंड अगर हम बात करें फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म, सबसे पहले हम शूट्स की बात करते हैं। शूट मतलब वो हमारी स्टेम हो गई, हमारी लीव्स और ब्रांचेस, वो हमेशा क्या है, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। तो वो क्या है, वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं। बट जो रूट है वो कभी भी लाइट की तरफ नहीं ग्रो करते, वो लाइट से अपोजिट जाते हैं, यानी कि जो रूट्स हैं वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रहे हैं। शूट्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। अगर मैं जियोट्रॉपिज्म की बात करूं तो उल्टा हो जाता है। रूट्स हमेशा कहां जाते हैं बेटा, ग्रेविटी की तरफ जाते हैं। तो रूट्स क्या हो गए, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। बट शूट्स क्या है, कभी भी नीचे नहीं जाते, हमेशा ऊपर जाते हैं। आप प्लांट को लिटा दो, ये ऐसे सीधा सीधा नहीं जाएगा, ये ऐसे होने लग जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, हमेशा ग्रेविटी से दूर जाते हैं। फिर हमारे पास हाइड्रोट्रॉपिज्म है। हाइड्रो मतलब वाटर। तो आप देखो बेटा, अगर सॉइल ड्राई है, पानी कहीं पे भी नहीं है, इस डायरेक्शन में पानी है, यहाँ पे पानी का सोर्स है, तो धीरे धीरे उसके रूट्स जो होंगे पानी की तरफ क्या होंगे, बेंड होकर उस तरफ ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म में क्या है बेटा, केमिकल स्टिमुलस होता है। कोई स्पेसिफिक केमिकल अगर प्लांट को दिख रहा है तो वो उस केमिकल की तरफ ग्रोथ दिखाना शुरू कर देता है, कीमोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म आपने देखा होगा, जो बेल या क्लाइंबर्स या क्रीपर्स वाले पौधे होते हैं, उनको आप जैसे सपोर्ट दो वो उनके अराउंड ग्रो करने लगते हैं। तो ये क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म। ये मूवमेंट्स थी। अब हमारा आखिरी टॉपिक, दैट इज प्लांट हार्मोन्स। प्लांट मूवमेंट्स की हमने बात कर ली, प्लांट हार्मोन्स की मदद से क्या करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। प्लांट के अंदर हार्मोन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कराने में मदद करते हैं। जैसे हमारे अंदर हार्मोन्स बनते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स बनते हैं। ऑक्सिन सबसे पहला प्लांट हार्मोन जो कि डिस्कवर हुआ, ये क्या करता है, प्लांट के अंदर सेल इलोंगेशन कराता है। ठीक है, प्लांट की जो शूट है, जो स्टेम है, उसके अंदर जो सेल्स होंगे, उन सेल्स, मान लो अभी वो सेल ऐसा है, अब ये सेल उसको इस तरीके से इलोंगेट करा देगा। कौन, ऑक्सिन। एंड जब वो इलोंगेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी बेंडिंग इस तरफ उस तरफ होगी। जैसे कि हम फोटोट्रॉपिज्म के टाइम पे देखते हैं बेटा, लाइट का सोर्स आ रहा है, लाइट की तरफ बेंडिंग हो गई, स्टेम लाइट की तरफ बेंड हो गई। कौन करा रहा है ये, भाई ऑक्सिन करा रहा है। ऑक्सिन फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटोट्रॉपिज्म कराने में मदद करता है, फ्रूट की डेवलपमेंट में मदद करता है। देन वी हैव जिब्रेलिन, हमारे प्लांट की स्टेम की हाइट बढ़ाने में जिब्रेलिन मदद करता है। उसके अलावा सीड को जर्मिनेट कराने में मदद करता है, फ्रूट और फ्लावर की डेवलपमेंट में मदद करता है जिब्रेलिन। देन वी हैव साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन ये जो टर्म आया है, ये आया है बिकॉज ऑफ द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कब होगी, जब सेल डिवाइड करेगा। सेल डिवाइड करने में मदद करते हैं ये भाई साहब, जिनका नाम है साइटोकाइनिन्स। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करते हैं। उसके अलावा
ये एजिंग ऑफ लीफ एंड फ्लावर का क्या करते हैं, उसको डिले करते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने एड्स देखी होंगी टीवी के अंदर टीवी पे, हाँ टीवी पे एड देखी होगी आपने, ये है एंटी एजिंग क्रीम, इसको लगाएं एंड हो जाए अपनी क्या बोलते हैं बुढ़ापे को, अरे यार कुछ ऐसी एड्स आती है मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब एंटी एजिंग क्रीम्स आती है ना, वो क्या बोलते हैं, आप इन क्रीम्स को लगाओगे तो आपकी एजिंग फिर धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं होगी, है ना, आपको रिंकल्स नहीं आएंगी, झुर्रियां नहीं आएंगी। तो वैसे ही भाई लीव्स एंड फ्लावर्स की एजिंग तो हो रही है ना, बट ये उसको डिले कर देते हैं। फिर हमारे पास है एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म ABA है, ठीक है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करता है भाई, स्टोमेटा को क्लोज कराने का काम करता है, स्टोमेटा ओपन है तो उसको क्लोज कराने में ये मदद करता है। उसके अलावा बेटा जैसा कि मैंने कहा ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो हमारा प्लांट कैसी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ गया, अनफेवरेबल कंडीशंस में चला गया, तो वहां पे अब क्या करना है, हम चाहते हैं कि भाई पहले तो उसके साथ डील कर ले, अभी ग्रोथ पे इतना ध्यान मत दे, तो उस टाइम पे ग्रोथ को फ्रीज करा देगा, ठीक है। उसको जब फ्रीज करा देगा, सीड्स को अभी जर्मिनेट नहीं होने देगा, तो जर्मिनेशन नहीं हो रही, जब अभी हमारा सीड क्या है, उसकी ग्रोथ फ्रीज हो गई है, उसको कौन कराता है बेटा, वो फ्रीज वो करा रहा है हमारा एब्सिसिक एसिड। डॉर्मेंसी जो है सीड्स की, उनको मेंटेन कर रहा है। डॉर्मेंसी मतलब सीड्स डॉर्मेंट है, मतलब अभी वो जर्मिनेशन वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। कौन रोक के बैठा है उनको रोक के बैठा है एब्सिसिक एसिड, कह रहा है बिल्कुल ग्रो नहीं करना, अभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, बिल्कुल ग्रो नहीं करना, चुपचाप यहीं बैठे रहो, तो वो एब्सिसिक एसिड कराता है। फिर इथाइलिन ग्रासियस हार्मोन है, ये फ्रूट्स को पकाने में, फ्रूट राइपनिंग में मदद करता है, कच्चे फ्रूट को पका देता है। उसके अलावा बेटा जब कोई लीफ बूढ़ी हो गई है, कोई फ्रूट बिल्कुल पक गया है, तो उसको गिरा देता है प्लांट से। आपने देखा होगा ना कुछ लीव्स और पत्ते वगैरह, कुछ फ्रूट्स खुद ब खुद प्लांट से गिर जाते हैं, कौन कराता है, इथाइलिन कराता है। इसी के साथ हमारा प्लांट कोऑर्डिनेशन का टॉपिक भी हो गया फिनिश। अब जल्दी से बता दो, जो भी टॉपिक्स हमने अब रिवाइज करे वो दिमाग में चमके कि नहीं चमके, जल्दी बता दो, है ना। अगर टॉपिक सारे के सारे रिवाइज हो गए हैं, याद आ गए हैं, तो अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा एक ब्रेन बना देना, ठीक है। चलो जी, अब हम कर रहे हैं अपने सेशन को यहीं पे फिनिश। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में विद अनदर चैप्टर, with another revision. Thank you so much. Take care of yourself and रिवीजन कर लिया बेटा। क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, पीवाईक्यू क्वेश्चन, सैंपल पेपर के क्वेश्चंस को एक बार देख लेना कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा सब कुछ कर लो, बट एटलीस्ट जो पढ़ते जा रहे हो उसको देखते रहो कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस चैप्टर से, सो दैट हम अपनी प्रेपरेशन में चेंजेस करके अभी से क्या कर लें बेटा, उस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर हम एक्सीलेंस पा ले, ठीक है। तो पेपर में फिर दिक्कत नहीं होगी। अब क्या, अब जाओ यार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।